ओके, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम लोग अलग अलग डिफरेंट मेथड से शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं। उसमें से 3 जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो पहली इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, दूसरी यील्ड वैल्यू मेथड और तीसरी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू, सर हाँ बोलो। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज लैग हो रहा है आवाज। ओके, अभी देखो, चेक करो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम लोग 3 मेथड से हाँ अब प्रॉपर है सर। हाँ हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में 3 मेथड से वैल्यूएशन सीखते हैं, राइट। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, दूसरा यील्ड मेथड और तीसरा होता है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड जो हमारे लिए सबसे इजी आसान होगी, उसके लिए कुछ अलग अलग नाम हमारे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल उसे हम लोग कह सकते हैं नेट असेट मेथड है, असेट बैकिंग मेथड है, रियल वैल्यू मेथड है, बैलेंस शीट मेथड और ब्रेकअप वैल्यू मेथड, राइट। तो इन अलग अलग नाम से अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोगों ने ये सीखा ही नहीं है। हम लोगों को ये भी याद रखना है कि इसी मेथड को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या वेल नोन एज नेट असेट मेथड कहते हैं। नेट असेट का मतलब ही होता है कि टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, राइट। लेकिन हम लोगों को जो कैलकुलेशन करने होते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए, जो शेयर्स की वैल्यू निकालनी है वो हमें इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी होती है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो उसके लिए जो फॉर्मूलाज होगा वो फॉर्मूला में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब क्या, जितनी भी कंपनी की असेट्स हैं उन असेट्स में से जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो कुछ भी पैसा बचेगा वो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से उसे हम लोग डिवाइड करेंगे ताकि हमें एक सिंगल शेयर्स की वैल्यू मिले। अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कौन से होंगे, ये हमारे ऑथराइज कैपिटल के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे या फिर हमारे इशूड पेड अप एंड सब्सक्राइब कैपिटल के। तो ये हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमेशा होता है इशूड पेड अप एंड सब्सक्राइब इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, राइट। तो इसके लिए जो नेट असेट हम लोगों को कैलकुलेट करनी है वो नेट असेट कैलकुलेट करते वक्त क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला होगा टोटल असेट्स। टोटल असेट्स मतलब बैलेंस शीट की असेट साइड में आने वाली सारी असेट्स, उसमें चाहे वो फिक्स असेट, टैंजिबल इंटैंजिबल हो, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हो, करंट असेट्स हो, और ये सारी हमारी टोटल असेट, इनकी टोटल हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब कौन सी लाइबिलिटीज होगी, तो जो हमारे बोरोड फंड्स है वो बोरोड फंड्स और हमारी सारी करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे कंसीडर होती है आउटसाइड लाइबिलिटीज। उसमें से भी हम लोग लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो टोटल असेट्स होगी उसमें से हम लोगों को मिलेगी, उसमें से हम लोग लेस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, हमें मिलेंगी नेट असेट, और नेट असेट में से हमें लेस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तब हमारे लिए अवेलेबल होगा नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहां तक क्लियर सबको ये फॉर्मूला? हाँ सर। आगे चलते हैं। यस सर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये जो कैलकुलेशन है नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उस फॉर्मूला को यूज करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम लोग जब असेट कंसीडर करेंगे तो फिक्टिशियस असेट्स जो होती है जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, ये हम लोगों को कंसीडर नहीं करना है। याद है क्या आप लोगों को कि बैलेंस शीट की असेट साइड में हम लोग अदर करंट असेट के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L डेबिट बैलेंस या फिर ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशंस, ये सारे हम लोग चार्जेस जो होता है वो हमारे फिक्टिशियस असेट के तौर पे अदर करंट असेट में हम लोग रिकॉर्ड करते थे। तो जब हम लोग टोटल असेट कंसीडर करेंगे
तो हमारे टोटल असेट में ये वैल्यूज हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। साथ ही साथ में हम लोगों को एक और चीज़ याद रखनी है कि जो कोई भी वैल्यूएशन हम लोगों के असेट्स के या आउटसाइड लायबिलिटीज के बैलेंस शीट में दिए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू। लेकिन जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है इन असेट्स और लायबिलिटीज की, उसे हम लोगों को कंसीडर करना होता है हमारे नेट असेट के कैलकुलेशंस के वक्त। क्लियर? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व भी करने वाले हैं कि हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से किस तरह से शेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, शेयर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड मेथड है हमारे लिए यील्ड मेथड। यील्ड मतलब क्या? जो हमारे रिटर्न्स होते हैं, राइट? तो रिटर्न्स की मेथड के अंदर दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड और दूसरा है वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में कुछ डिविडेंड या कुछ रेट्स हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम लोग जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डिविडेंड उसे कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है क्वेश्चन में, जो इंडस्ट्री के रिटर्न्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, उसे कंपेयर करके हम लोग हमारी यील्ड मेथड के हिसाब से शेयर्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो इनके लिए फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड के लिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों ने गुडविल के वैल्यूएशन में भी सीखा था, राइट? इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? जितना भी कैपिटल हम लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टेड कैपिटल पे हमारे रिटर्न्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लाख रुपीज हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया था और हमारे लिए जो नेट प्रॉफिट मिला था वो नेट प्रॉफिट हमारा था 10,000 रुपीज, तो 10 लाख और 10,000, तो इसके लिए जो रिटर्न के परसेंटेज हो जाएंगे वो परसेंटेज इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो परसेंटेज डिवाइड एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के परसेंटेज। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 रुपीज दिया हुआ है, 10% दिया है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरह से होगा? 8 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये पेड अप वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू। जनरली इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हम लोग 10 रुपीज, 1 रुपीज इस तरह की फेस वैल्यू होती है। उस 10 रुपीज में से जितनी पेड अप वैल्यू होगी, मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट के वक्त, डिफरेंट कॉल्स करने के वक्त जो कोई भी पब्लिक से पैसे की डिमांड की होगी, वो वैल्यू हमारी पर शेयर की पेड अप वैल्यू होती है। ये पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हमारा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड के हिसाब से। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा जो वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड के लिए। तो डिविडेंड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर आप लोग देखोगे तो ये दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, सिर्फ जो एक कैलकुलेशन यहाँ पर ऊपर का है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है। जब भी कभी हम लोग को यील्ड मेथड के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर एक हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना होगा, ये परसेंटेज, या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट मेथड जो सबसे डिफिकल्ट हो सकती है आप लोगों के लिए, जो समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू सॉल्व करने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है। फेयर वैल्यू के हिसाब से हम लोग जब भी वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स का, तो उसके लिए जो शेयर की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट की होगी और जो वैल्यू हम लोगों ने यील्ड मेथड के हिसाब से फाइंड आउट की होगी, इन दोनों का एवरेज हमारे लिए बन जाएगी फेयर वैल्यू। तो ये तीन अलग अलग फॉर्मूलाज हम लोगों को गुडविल के साथ साथ वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए यूज में आते हैं। अब रही बात कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए अगर ये सिर्फ
3 फॉर्मूलाज हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस क्यों, इतना सारा वेटेज क्यों? तो क्वेश्चन आते वक्त जब भी आते हैं तो हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अंडर जो टोटल असेट्स होती है उन टोटल असेट्स में कंसिडर किए जाने वाला इंटेंजिबल असेट दैट इज गुडविल, वो भी अगर क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। मतलब क्वेश्चन आते वक्त वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए नहीं आएगा, उसमें इंक्लूडेड रहेगा कि आपको गुडविल भी वैल्यूएशन करना है। क्लियर? अब ये हुआ हमारे फॉर्मूलाज के बारे में अगर कुछ डाउट हो तो हम लोग लेक्चर के आखिर में उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के सारे फॉर्मूलाज के लिए हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ये जो पहली मेथड है, इस मेथड के अंदर हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं। एवरीवन जस्ट कंफर्म करो कि आप लोगों को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो चेक करो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। एक बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स में यहाँ पर P मिसिंग है एक्चुअली, वो पर्टिकुलर्स में यहाँ पे लायबिलिटी और असेट साइड इस तरह से होना चाहिए। ये लायबिलिटी और असेट साइड में आने वाले जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, देखो 1008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। देन 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 फुल्ली पेड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये जो फुल्ली पेड का मतलब होता है कि जितने की हमारी फेस वैल्यू है उतने सारी अमाउंट हम लोगों ने शेयर होल्डर्स से रिसीव कर ली है, राइट। नेक्स्ट आइटम है रिजर्व्स और देन P&L अकाउंट और क्रेडिटर्स। तो आप लोग मुझे यहाँ पर देख के सिर्फ लाइबिलिटी साइड में देख के सिर्फ मुझे इतना बताओ कि इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सी हो सकती है? क्रेडिटर्स। ऑब्वियसली क्रेडिटर्स, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल ये तो हमारे ओनर हो गए। रिजर्व्स और P&L अकाउंट, ये जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लसेस होते हैं, ये बैलेंस हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स से बिलोंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट असेट साइड में आने वाली इतनी सारी असेट्स दी हुई है, और असेट्स कैलकुलेट करते वक्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैलेंस शीट में दी गई वैल्यूज ये हमारी बुक वैल्यूज होती है। और जब भी हम लोग को नेट असेट कैलकुलेट करनी होगी तो हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, तो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो चलो इस हिसाब से जो इंफॉर्मेशन दी है उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है बैलेंस शीट के नीचे। बिल्डिंग इज नाउ वर्थ ऑफ ₹350,000 एंड द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स आर हैविंग प्रेफरेंस एज टू कैपिटल एंड डिविडेंड। ऑब्वियसली उनके नाम में ही बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उनको कैपिटल रीपेमेंट के लिए और डिविडेंड अर्न करने के लिए दोनों वक्त राइट्स में पहला मौका मिलेगा, प्रायोरिटी रहेगी। तो ये जो बिल्डिंग 3,50,000 की यहाँ पर बैलेंस शीट के नीचे वैल्यू दी हुई है, और जो 70,000 यहाँ बैलेंस शीट में एक्चुअल वैल्यू है, तो हम लोग नेट असेट कंसीडर करते वक्त, कैलकुलेट करते वक्त बिल्डिंग के लिए 3,50,000 की ये वैल्यू कंसीडर करेंगे, दैट इज मार्केट वैल्यू। क्लियर? तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल, हम लोगों को क्या क्या कर कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले जस्ट अ सेकंड, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंडर द मेथड नेट असेट मेथड। किसी का तो भी माइक अनम्यूट है, प्लीज उसे म्यूट करो। नेट असेट मेथड के हिसाब से हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले नेट असेट, इसे हम लोग कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन एग्जाम में शो करना जरूरी है। पर्टिकुलर्स देन अमाउंट
पर्टिकुलर्स में आने वाली एक के बाद असेट्स, पहले हम लोग असेट्स कंसिडर करेंगे। जैसे बैलेंस शीट में सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस को फॉलो करो। पहला आएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए अमाउंट है 70,000, लेकिन इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 3,50,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे लिए फर्नीचर। फर्नीचर के लिए नो चेंज, इसलिए जो बुक वैल्यू होगी वही हमारे लिए यहाँ पर वैल्यू कंसिडर होगी 3,000 रुपीज। देन स्टॉक, अब स्टॉक के लिए यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 4,50,000, तो जो बैलेंस शीट में दिया है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे 4,50,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ब्रैकेट में दिया है फेस वैल्यू, जो हमारे लिए कितना है 4 लाख रुपीस का। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम लोग जो हमारी मार्केट प्राइस होगी कि आज अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए जाए तो हम लोगों को कितनी अमाउंट रिकवर हो सकती है, वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, दैट इज 3,35,000 रुपीज। ये 3,35,000 रुपीज के बाद में आते हैं डेटर्स, आज इट इज उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 2,80,000। नेक्स्ट आइटम हमारे लिए बैंक, इसके लिए अमाउंट है 60,000 रुपीज। उसके बाद आने वाला अगला आइटम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने फॉर्मूलाज सीखते वक्त बताया था कि जो कोई भी फिक्टिशियस असेट्स है उन सभी फिक्टिशियस असेट्स को हम लोगों को नेट असेट के कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है। तो इन सभी असेट को मिला के हमारे लिए क्या बनेंगी, ये इसे कहेंगे हम लोग टोटल असेट्स। टोटल असेट्स, चलो फटाफट कैलकुलेशन करो और मुझे टोटल बताओ टोटल असेट्स के लिए। 14,78,000। एग्जैक्टली करेक्ट, 14,78,000। उसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे, तो सारी हमारी लायबिलिटीज, तो लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में सबसे पहले आने वाला आइटम कौन सा है, तो एक ही था, वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, इन क्रेडिटर्स के लिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 48,000 लेस करने के लिए, राइट। 48,000 माइनस करने के बाद जो असेट हमारे लिए ये वैल्यू बचेगी, वो वैल्यू क्या होगी, 14,78,000 माइनस 48,000, जो वैल्यू हमारे लिए बनेगी वो हमारे लिए बनेगी 14,30,000। ये 14,30,000 हमारे लिए कहलाएगी नेट असेट्स। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रुकना नहीं है, ये नेट असेट है, लेकिन ये नेट असेट ओवरऑल है, और हम लोगों को वैल्यूएशन कैलकुलेट, पर शेयर का वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके मैं आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है। थोड़े धीरे बोलता हूँ, ठीक है। तो जो नेट असेट हम लोगों ने यहाँ पर, तो जो नेट असेट हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेशन हम लोग के वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए यूजफुल अभी भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में बोला गया था कि नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो हम लोगों को कैलकुलेट करनी होगी नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो नेट असेट हमें मिली है, इन नेट असेट में से हम लोग लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी थी, ऊपर क्वेश्चन में देखो, 1,008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो 1 लाख रुपीज जो थे हमारे ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, हम लोग इस वैल्यू में से, नेट असेट में से लेस कर देंगे। जो अमाउंट हमारे लिए मिलेगी उस अमाउंट को हम लोग कहेंगे नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेट असेट
अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लेस करके अमाउंट कितनी आएगी? 13,30,000. 13,30,000 ये अमाउंट हमारे लिए अवेलेबल होगी, राइट? तो ये 13,30,000 हम लोगों को हमारे फॉर्मूला में यूज करनी है। अब फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए वैल्यू पर शेयर या फिर पर शेयर पर इक्विटी शेयर वैल्यू, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो पर इक्विटी शेयर वैल्यू इज इक्वल टू जो भी हम लोगों ने सीखा था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से, वो फॉर्मूला था नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हमारे लिए फॉर्मूला होगा, ठीक है? एवरीवन क्लियर? हाँ Yes, सर. sir. ओके, फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करते हैं। नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 13,30,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहां से मिलेंगे? तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बोला गया है ऑलरेडी 4,000 इक्विटी शेयर्स। ये 4,000 इक्विटी शेयर्स हमारे लिए बन जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है? डिवाइड करके वैल्यू बताओ कितनी आई? 332.5. 332.5। ये बन गई हमारे लिए वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ये समझा सबको कि हम लोगों ने इस फॉर्मूला को किस तरह से यहाँ पर अप्लाई किया है?